हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्थली क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिलेबस ऑफ ईवीएस, कंटेंट कहाँ से पढ़ें, कैसे करें तैयारी और कुछ सैंपल क्वेश्चन। देखिए गाइस, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों होने वाली है? बिकॉज ये एक क्लास आपको एक ओवरव्यू दे देगी। किसका ओवरव्यू दे देगी? पूरे सिलेबस का, ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, अब दिसंबर 2024 के अंदर जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप इसको समझ पाए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सिलेबस को समझना स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज के अगर हम सिलेबस की बात करें, क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होते हैं और 15 आपके पेडागोजिकल इश्यूज से होते हैं। राइट, तो कंटेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके वो थर्ड टू फिफ्थ की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे आपको तैयारी करनी है। और 30 मार्क्स 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट में आपसे क्या होता है? इन्वायरमेंट, राइट, क्या हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या जरूरत है। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। क्लियर हो गया? और इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है बेसिकली क्या है? ह्यूमन इंटरेक्शन है। किसका? ह्यूमन का, ह्यूमन का इंटरेक्शन विथ नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ह्यूमन का इंटरेक्शन है विद दी नेचुरल इन्वायरमेंट। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप बहुत ही वाइड स्कोप है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, टर्मिनोलॉजीज आती हैं कि आप कैसे कंजर्व करते हो, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन इसमें आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन इसमें आएगा कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट, राइट। इकोलॉजिकल इकोलॉजी सिस्टम इसके अंदर आएगा। पोल्यूशन को कंट्रोल करना, सोशल इश्यूज से आप कैसे कनेक्ट करोगे, है ना, एंड कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन आपके इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। काफी ब्रॉड टर्म है, तो इसके अंदर बिल्कुल डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में आपकी इंपॉर्टेंस आएगी कि क्या इंपॉर्टेंस है ईवीएस की, इंटीग्रेशन क्यों किया गया, उसका ईवीएस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब हम ईवीएस की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारा ईवीएस, जिसमें कि आप पढ़ेंगे अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, कैसे अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे, एम्स टू टीच इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें आप सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे। जब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, कैसे इनका इंटीग्रेशन होता है, ये सब भी इसमें पढ़ेंगे। जब हम लर्निंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ाएंगे या फिर आप बच्चों को स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस होंगी। फील्ड ट्रिप्स, प्रोजेक्ट, ये सारे जो भी मेथडोलॉजीज हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, तो देखिए ये काफी ब्रॉड टर्म है। देखो, जब एनसीएफ 2005 की बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 ने क्लियरली बोला कि जो छोटे बच्चे हैं, थर्ड टू फिफ्थ तक के बच्चे हैं, इनको साइंस और सोशल साइंस इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें इन्हें आसपास का इन्वायरमेंट सिखाने की जरूरत है, जिसके थ्रू ये साइंस और सोशल साइंस तक पहुंचेंगे। तो साइंस के अंदर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी, सिविक्स होते हैं। तो ये सारी चीजों को डायरेक्टली ना टीच करते हुए बच्चों को इनडायरेक्टली टीच करना है। कैसे टीच करना है, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, तो कौन सी आप अप्रोचेस को यूज करके कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने।
जिसमें कि आप डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, परमिसिव, तो ये सारी चीजें, लर्निंग बाय डूइंग, शोइंग मेथड, टेलिंग मेथड, तो ये सारी मेथडोलॉजीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्टिविटीज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को इंट्रोड्यूस की जाएंगी। वही हर एक स्कूल में, हर एक क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज की जाती है। तो ईवीएस के लिए कौन सी एक्टिविटीज, जिसमें कि आप फील्ड ट्रिप्स होता है, असाइनमेंट, डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना, तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। करिकुलम, यहाँ पे करिकुलम, सिलेबस, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कैसे पढ़ेंगे बच्चे, डिस्कशन मेथड, CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। एंड टीचिंग मटेरियल, कौन कौन सी टीचिंग एड्स को यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। टीचिंग प्रॉब्लम्स की, अब कौन कौन सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ पे जब आप स्कूल में, क्लासरूम में जब आप पढ़ाते हो तो कौन सी प्रॉब्लम्स या इश्यूज को आप फेस करते हो, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये पैडागोजिकल इश्यूज वाला एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप यहाँ पे बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। अब आ जाते हैं कंटेंट, जो आपका 15 मार्क्स का है, जिसको मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे। तो इसमें आप फैमिली एंड फ्रेंड्स, देखो ये ना थीम्स है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको थीम्स ये बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए। 6 थीम्स में डिवाइडेड है, ब्रॉड थीम्स है, और इसमें आप रिलेशनशिप में पढ़ोगे, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, भाई कौन से एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, किस तरह के एनिमल्स कौन सी ज्योग्राफी में पाए जाते हैं, प्लांट्स के बारे में, प्लांट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे। जो हमारा भारत देश है विविधताओं का देश है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट फूड के बारे में पढ़ोगे कि किस तरीके का भोजन यहाँ पे मिलता है। शेल्टर के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि असम में किस तरीके के घर होते हैं, या घर की छतें किस तरीके की होती हैं, या फिर कश्मीर में, कश्मीर में किस तरीके के घर होते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो ये आपका कंटेंट हो गया, जो कि आपके 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पढ़े कहाँ से, ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम आगे की स्लाइड में। ये है आपका हिंदी का सिलेबस, जिनको हिंदी का अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ये आपका बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस है, बिल्कुल जो चीजें इंग्लिश में लिखी हुई थी वही यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है, जो कि हमने डिटेल में अभी डिस्कस कर ही लिया है। कंटेंट कहाँ से पढ़े, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कंटेंट कहाँ से पढ़े, तो कहीं से नहीं पढ़ना है आपको। जब कंटेंट की बात करते हैं 15 मार्क्स का, जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी, आपको सिर्फ 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ईवीएस की, बस कुछ नहीं करना है। इतना कर लेंगे आपके 15 नंबर पर पूरे पक्के हैं। और रिमेनिंग जो 15 मार्क्स हैं जो पेडागोजी के हैं, वो आपको यहाँ चैनल से पढ़ना है, ठीक है। इस ज्ञानस्थली चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे इसकी पूरी क्लासेस आपको करवाई जाएंगी, बिल्कुल शॉर्ट में आपको करवाई जाएंगी चीजें, बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे तैयारी, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और यहीं से आपकी पूरी तैयारी ईवीएस की हो जाएगी। चलिए, अब द मोस्ट, तो चलिए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक निकालनी है और इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वीडियो को कर लेना है पॉज, और इन 10 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और बिना किसी चीटिंग के आपको इनको आंसर जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। लास्ट में वी विल डिस्कस कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, देन आई टेल यू कि आपको क्या करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम is 2268 kilometers. If a train covers this distance in 42 hours, the average speed of the train in between the railway station of two cities in meter per second is. तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, मीटर पर सेकंड के अंदर दोनों की एवरेज स्पीड पूछी हुई है, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को कर लेना है पॉज,
और आपको ये आंसर सॉल्व करना है। मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, पर बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है। आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर आप लोग नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल आप सही जो आपने पहले मार्क किया है वो ही लिखेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जब हम त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी दी है यहाँ पे, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मतलब ये चीज कैलकुलेट करनी है। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 2268, फॉर्मूले को पुट करेंगे फॉर्मूले में, और 42 आवर्स दिया है, ये आवर्स में है, ये किलोमीटर में है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, कट करके 54 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। अब ये तो आंसर यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, आपको लगेगा ये आंसर हो गया, नहीं, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर निकला है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 54 मल्टीप्लाई, किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और यहाँ पे पर सेकंड को चेंज करेंगे आवर को, तो कितने हो जाएंगे आवर, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 3600। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3600 से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 540 अपॉन 36 और इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लगेगा ये वाला कि भाई जब मैंने 54 कैलकुलेट कर दिया ये मेरा आंसर हो गया, बट नहीं, आपको इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जल्दबाजी में यही गलतियां होती हैं, तो ये आपको नहीं करनी है। चलिए, जिन्होंने भी क्वेश्चन को आंसर सही किया है, गिव योर सेल्फ 1 मार्क, और अगर आपने गलत कर दिया है तो क्या देना है आपको, अंडा। ठीक है, तो आपको अगर सही है तो 1 मार्क देंगे, नहीं है तो आप अपने आप को 0 देंगे। बिल्कुल ट्रुथफुलनेस के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या बेनिफिट हुआ आपको, राइट। तो अब क्वेश्चन आ गया, अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड इज, क्या कर लेना है, क्वेश्चन को कर लेना है पॉज, और पढ़िए अपनी स्पीड से और फिर अपने आंसर को मार्क करिए। अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड इज, बंगाल की खाड़ी से लगे 3 राज्यों का समूह, तो कौन सा होगा भाई, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, तो तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब देख लेते हैं इसको, इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, हम मैप पर जाएंगे। ये रहा आपके पास मैप। अब बे ऑफ बंगाल किधर है, यहाँ पर, ये साइड आपकी बे ऑफ बंगाल है, जिसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, राइट। अब यहाँ का हम कॉर्नर देख लेते हैं, कौन सी स्टेट दिख रही है आपको, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस साइड में, तमिलनाडु दिख रहा है, आंध्र दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, ओडिशा दिख रहा है। क्या ये ऑप्शन में है हमारे, तो बिल्कुल ये हमारे ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। EVS, the primary classes is a subject area which integrates। अब EVS के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि EVS प्राथमिक कक्षाएं एक विषय क्षेत्र से एक क्षेत्र है एकीकृत, मतलब एकीकृत आपको कौन से सब्जेक्ट के बारे में इंटीग्रेट करता है EVS में। थोड़ा सा हिंदी ऊपर नीचे हो सकती है, बट इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, the concept and issues of social science, the concept and issues of social science, and the concept and issues of science, social science and environmental education।
अब जिन बच्चों ने सिलेबस को ही ध्यान से सुन लिया होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर आपने सिलेबस भी ध्यान से नहीं सुना होगा तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो चलिए वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको करिए आंसर। तब तक मैं आपको आंसर बता देती हूँ करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, यही आपके सिलेबस में भी गिवन था। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। गिव योरसेल्फ 1 मार्क अगर आपने इसको करेक्ट किया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The dynamic, holistic and experiential nature of EVS learning by student is best assessed by। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डायनेमिक होलिस्टिक छात्रों द्वारा ईवीएस सीखने की गतिशील, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जाता है। किससे किया जाता है? रेटिंग स्केल, पेन पेपर टेस्ट, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रैटेजी या फिर ओरल टेस्ट। अब देखिए चारों आपको पता होने जरूरी है। अब नहीं आता है आपको तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। भाई रेटिंग स्केल्स जहाँ पे आप स्केल्स रेट कर रहे हैं बच्चे को, पेन पेपर टेस्ट जो आपका नॉर्मल रिटन टेस्ट होते हैं, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज ये कुछ अलग दिख रहा है, और आपका ओरल टेस्ट जहाँ पे आप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओरल। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज, जिसको प्रामाणिक मूल्यांकन रणनीतियां कहते हैं। क्या होता है ये? चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो यही है। Authentic assessment is the idea of using creative learning experiences। क्या यूज करते हो आप? क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आप यूज करते हैं टू टेस्ट स्टूडेंट स्किल, बच्चों की स्किल्स को, नॉलेज को यूज करने के लिए, ठीक है, एक रियलिस्टिक सिचुएशन में। याद रखना है किस सिचुएशन में? एक रियलिस्टिक सिचुएशन में। जैसे कि इसमें आप ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं, कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, एसेस, इंटरव्यूज, परफॉर्मेंस टास्क, ठीक है, और एग्जीबिशंस वगैरह। तो आप बच्चों को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके ऐसे राइटिंग देख रहे हैं। भाई एक रियलिस्टिक सिचुएशन, आपने बच्चों को कुछ, अगर आपने बच्चों को टेस्ट लेना है तो आप बच्चों को एक रियलिस्टिक ऐसे आपने उनको टॉपिक दे दिया, तो वहां पे आप देख सकते हैं बच्चों को ऑब्जर्वेशन के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, परफॉर्मेंस टास्क कर देख सकते हैं, या फिर एग्जीबिशन में उनको फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एग्जीबिशन में उनको ले जाएं। तो ये आपके क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसको ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। मतलब कि प्रामाणिक है ये, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज है आपकी, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An EVS teacher asked her student to think and answer। तो बच्चों को क्या कहा है? थिंक करने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए। Why do we feel comfortable in woolen clothes during winter? भाई बच्चों से पूछा गया ईवीएस के टीचर ने कि आप ये सोचें, और उत्तर देने के लिए कहा गया कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में आरामदायक क्यों महसूस करते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन कन्वर्जेंट है? क्या ये एनालिटिकल है? क्या ये हाइपोथेटिकल है? या फिर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है? तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और आंसर करिए। मीनवाइल मैं आपको इसका आंसर समझा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एनालिटिकल क्वेश्चन। अभी क्या होता है एनालिटिकल क्वेश्चन, कन्वर्जन, हाइपोथेटिकल या फैक्चुअल? तो सबसे पहले हम एनालिटिकल क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे बच्चे की, एक स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रही है, या फिर जहां पे उसकी लॉजिकल रीजनिंग यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक्स यूज कर रहा है बच्चा। अब यहाँ कौन सा लॉजिक लगा रहा है? जब बच्चे से पूछा गया कि व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, तो बच्चा ये महसूस करेगा कि जब मैं विंटर में होता हूँ तो मैं ऊनी कपड़े पहनता हूँ जिसके अंदर मुझे वार्मथ फील होती है, जब मैं समर में कपड़े पहनता हूँ तो मैं समर वाले कपड़ों में मुझे ठंड लगेगी। तो इस तरीके से उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेगा उस क्वेश्चन के बारे में।
राइट। तो जहां पे क्रिटिकल थिंकिंग या फिर लॉजिकल रीजनिंग यूज हो रही होती है वो आपके एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं। अब आ जाते हैं हम कन्वर्जेंट क्वेश्चन पे। देखिए कन्वर्जेंट क्वेश्चन जिन्हें अभिसारी प्रश्न कहा जाता है वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आप बच्चे से डायरेक्ट आंसर की उम्मीद करते हैं, यस और नो, ट्रू या फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे उनको एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, काल्पनिक उनको एक सिचुएशन दी जा रही है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से कोई साइकिल आपके सामने से आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है। फैक्चुअल क्वेश्चन वो होते हैं जहां फैक्ट, ठीक है, जहां पे तथ्य आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर आपका सही है तो गिव योर सेल्फ 1 मार्क, और अगर गलत किया है तो क्या देंगे, बिल्कुल 0 देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर प्रेस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट्स टू कंफर्म मलेरिया, ब्लड टेस्ट इज डन टू। तो ये ब्लड टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है, मलेरिया की पुष्टि के लिए डॉक्टर मरीजों को खून की जांच कराने के लिए सलाह देते हैं। तो क्यों कराई जा रही है, ठीक है। चेक फॉर हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए। चेक आयरन इन ब्लड, आयरन को चेक करने के लिए। चेक फॉर एग्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज इन ब्लड, तो एनोफिलीज मच्छरों के अंडों की जांच के लिए। या फिर चेक फॉर माइक्रोब्स इन ब्लड। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग अपनी नोटबुक में मार्क करिए। अगर आप इसका जो भी ऑप्शन 1 2 3 4 में से आप मार्क करिए। मीनवाइल मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। तो देखिए हीमोग्लोबिन की जांच के लिए नहीं हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तो क्या जांच करने के लिए हो रहा है, आयरन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्स के लिए नहीं, यहाँ पे माइक्रोब्स की जांच के लिए हो रहा है कि क्या मलेरिया की वजह से कौन से माइक्रोब्स जो है ब्लड के अंदर वो आ चुके हैं, उसकी जांच के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इनटू फोर्स। तो कौन से ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स आया है, तो देख लेते हैं 1972। ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ये है फैक्चुअल क्वेश्चन। अभी आपसे पूछा गया था ना फैक्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक प्रश्न, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल है। इसका आंसर एक ही होगा जो भी होगा, 1965, 2001 या फिर 1988। यहाँ पे 1988, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, 1972, ठीक है, 1972 होगा। ये क्यों प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए आया था ताकि हम एनिमल्स को हर्ट ना कर पाए या फिर वाइल्ड लाइफ जो भी हार्म ना कर पाए। तो स्ट्रिक्टली इसको प्रोहैबिट करने के लिए कि कोई भी जो भी जानवर है वाइल्ड लाइफ, जो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर जो भी जानवर आते हैं उसको स्ट्रिक्टली रोकने के लिए आया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A group of 3 states having Arabian Sea on one side is called। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बे ऑफ बंगाल का, अब आ गया अरेबियन सी का। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र, केरला, या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। चलिए मार्क करिए इसका करेक्ट आंसर। मीनवाइल मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा जो ट्रिक है मैप होता है, ठीक है। मैप में अभी हमने समझा बे ऑफ बंगाल किधर थी, यहाँ पे थी बे ऑफ बंगाल, तो अरेबियन सी कहाँ होगा, ऑपोजिट में, ये हो गया अरेबियन सी। अब बस हमें यहाँ पे सिटीज पता होनी चाहिए, हमें स्टेट्स पता होने चाहिए, तो हम करेक्टली इसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए मैप पर चलते हैं। तो बिल्कुल भाई अरेबियन सी कहाँ है, यहाँ पर। अब कौन कौन से आ रहे हैं, केरला ऑप्शन में था, कर्नाटका ऑप्शन में था, महाराष्ट्र ऑप्शन में था। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, राइट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजीज इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। भाई प्राथमिक शिक्षा पे, प्राथमिक स्तर पे, तो कौन सी चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर,
सर्वे। अभी जब मैंने आपको सिलेबस समझाया था तो मैंने वहां पर भी कुछ मेथड्स के नाम आपको लेकर समझाए थे, तो जिन्होंने सिलेबस ध्यान से सुना होगा वो आंसर इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई जब हम बच्चों के एक प्राइमरी लेवल की बात करते हैं जो कि 3rd से 5th तक का लेवल है, हमेशा लेवल को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को आंसर करना है। तो भाई वहां पे उनपे लेक्चर मेथड तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब डिस्कशन बिल्कुल यूज करेंगे। तो आपको ए वाला सेलेक्ट करना है और सी वाले नहीं करना है, तो 2 ऑप्शन यहाँ कट आउट हो गए। अब बचता है ए बी या फिर ए डी, ठीक है। तो बी या डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप सर्वे लेंगे या फिर डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, कौन सा अच्छे होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे बच्चों को कि कैसे वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को सही किया है तो आप अपने आप को 1 नंबर देंगे, और अगर आपने गलत किया है तो आप अपने आप को 0 नंबर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An EVS teacher taught about animals to her students and asked them to do the following task. तो animals हमारी एक थीम थी, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन आया है, write names of various animals around them, observe activities of different animals, classify animals into categories based on observation, define the term animal। तो ये आपको क्वेश्चन देखना है, which of the above is not appropriate for student। अब यहाँ पे not पूछा है, देखिए कैपिटल में लिखा है कि not बताना है आपको कि कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट नहीं रहेगी। अब आप इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। एक ईवीएस शिक्षक ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उनसे निम्नलिखित कार्य करने को कहा। यहाँ पे बेसिकली आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जहां पे बच्चा लेस एक्टिव है, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को। उनके आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखे, ठीक है। बच्चा एक्टिव रहेगा यहाँ पे, अपने आसपास वो सोचेगा, थिंकिंग करेगा कि अच्छा मैंने डॉग को देखा है, कैट को भी देखा है, रैबिट देखा है या काऊ देखी है, तो इस तरीके के वो एनिमल्स के नाम लिखेगा। ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का निरीक्षण करें, यहाँ भी बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चे काफी सारे एनिमल्स को देखेगा अपने आसपास। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करें, तो यहाँ पे पहले उन्होंने अवलोकन किया और उसके बाद पहले कैटेगराइज क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, एंड उसके बाद डिफाइन द टर्म एनिमल, और आप अपने यहाँ पे डिफाइन करिए एनिमल टर्म को। तो देख लेते हैं यहाँ पे सही ऑप्शन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिफाइन द टर्म एनिमल। तो ठीक है, इस लेवल पे बच्चा, जो बच्चा 3rd to 5th के लेवल का बच्चा है, तो वो यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता एनिमल को, राइट। बाकी सारी चीजें कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, ये सब वो कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल ओनली डी यहाँ पे नॉट हो जाएगा, नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। अराउंड 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे और आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आपके कितने मार्क्स हैं। अगर देखिए अब इन क्वेश्चन से आपको क्या मिला, ये क्वेश्चन आपके अराउंड 2021 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में से कुछ पीवाईक्यूज हैं आपके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप 7 to 8 क्वेश्चन अगर सही कर पा रहे हैं, राइट, तो अगर 10 में से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं या उससे ज्यादा सही कर पा रहे हैं, तो विच मीन्स कि आपकी तैयारी को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना पैडागोजिकल जो कंटेंट है वो और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अगर आपके क्वेश्चन 5 to 6 की रेंज में आ रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं 10 में से, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, डिटेल में चीजें पढ़ने की जरूरत है। चैप्टर्स को, जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि NCERT के चैप्टर्स को और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। और अगर आप 5 से भी कम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो यू आर इन ट्रबल माय फ्रेंड, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, आपको और सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है और ईवीएस पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब चाहे आपके नंबर 7 से 8 से ऊपर हो या 4 से कम हो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्ञानस्थली चैनल पे अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ईवीएस का सारा जो भी कंटेंट, जो भी आपका रिलेटेड टू एग्जाम है, टू द टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा।
कोई बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं होंगे, बिल्कुल आपका टू द पॉइंट आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इससे पढ़ पाए। और जहां पे भी आपको फीडबैक देना है, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ भी आपको क्वेरीज आती हैं, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आपके साथ जुड़े रहूंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी किसी भी लेवल पे आपको नहीं समझ आ रही है चीजें, या यहाँ भी इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई है सिलेबस में, या फिर कैसे हमें पढ़ना है, अभी भी आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, आपको थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे और उनका डिटेल एनालिसिस करवाया जाएगा। नॉट ओनली हम पीवाईक्यूज करेंगे, हम नए क्वेश्चंस को भी करेंगे, क्योंकि अब जो सीटेट का लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ पीवाईक्यू रटने से या पीवाईक्यू को याद करने से बात नहीं बनेगी, आपको डिटेल में एनालाइज भी करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा, एक एक ऑप्शन को हमने अच्छे से समझा, डिटेल में एनालाइज किया, तो तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, आगे के क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।